नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस बिटवीन द लाइंस में। साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या भारतीय राजनीतिक दर्शन की तैयारी हम कैसे करें उस पर। मित्रों, भारतीय राजनीतिक दर्शन के भी पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन की तरह हम तीन भाग कर सकते हैं: प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन, मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन और आधुनिक भारतीय राजनीतिक दर्शन। तो हम अपने अध्ययन की शुरुआत जब हम भारतीय राजनीतिक दर्शन करना शुरू करते हैं तो हमारे अध्ययन की शुरुआत हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन के साथ करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे भारत में हम सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद को मानते हैं, और ऋग्वेद से हम हमारी सभ्यता की शुरुआत मानते रहे हैं। लेकिन ऋग्वेद में राजनीति को लेकर के कोई चर्चा हमें देखने को नहीं मिलती है। इसमें केवल प्रार्थनाएं हमें देखने को मिलेंगी। उत्तर वैदिक काल में, खासकर 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच वैदिक संहिताएं लिखी गई, यानी जो चार वेद थे, अ, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों के ऊपर उत्तर वैदिक काल में संहिताएं लिखी गई, जो जिनका समय हम 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच लगभग मानते हैं। इन वैदिक संहिताओं में प्रसंगवश राज्य व्यवस्थाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद 700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उन ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, जो ये दो ग्रंथ हैं, उनमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है। 500 ईसा से 200 ईसा पूर्व धर्मसूत्र लिखे गए, या जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है, वो लिखे गए। इन धर्मसूत्रों में या इन धर्मशास्त्रों में राजा के कर्तव्यों का या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके बाद स्मृति काल आता है। 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच लगभग इसका समय माना जाता है। इस स्मृति काल में कई जो प्राचीन ऋषि मुनि रहे, उनकी स्मृतियां लिखी गई। स्मृतियों के रूप में, यानी सुनकर उन उन ऋषियों की जो शिक्षाएं थी उन्हें लिखा गया। और इस रूप में मनु की मनुस्मृति हमारे सामने आती है। याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन आदि की स्मृतियां आती है, और इन मनुस्मृति में खासकर, और उसके बाद याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति और कात्यायन की स्मृतियों से हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं और विचारों की जानकारी मिलती है। इसके बाद महाकाव्य काल आता है। लगभग 400 ईसा पूर्व का समय माना जाता है, जिसमें दो बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत की बात हम करते हैं। रामायण और महाभारत से हमें भारत की प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं की, प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। उसके बाद श्रमण काल हम पढ़ते हैं, जो 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के लगभग इसका समय काल माना जाता रहा है। इस श्रमण काल यानी श्रमणवादी पंथ, जैन और बौद्ध जो संप्रदाय आए उत्तर वैदिक काल में, श्रमण काल में, वो श्रमण पंथ माने जाते हैं। इस ये दोनों ही जो श्रमण पंथ है, जैन और बौद्ध, इनके जो प्रवर्तक रहे, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। उनके बाद में मानने वाले उनके अनुयायियों में ग्रंथ थे। उन ग्रंथों को हम श्रमण वादी पंथों के ग्रंथ कह सकते हैं। उनमें उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं की या राजनीतिक विचारों की जानकारी हमें मिलती है। इस संदर्भ में दक्षिण के सोमदेव सूरी का नाम मुख्य रूप से आता है, जहाँ से हमें जैन दर्शन की जानकारी मिलती है। इसके
वह बात कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो हमारे सामने आता है। और इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसका समय लगभग 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है जिसने आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को भी प्रभावित किया है। तो हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, तो उसका अध्ययन हम महत्वपूर्ण रूप से करते हैं। उसके अलावा शुक्राचार्य ऋषि की शुक्र नीति सार का अध्ययन हम करते हैं, जो संभवतः शुक्राचार्य ने नहीं लिखी, बाद में उनके शिष्यों ने उनकी नीतियों को सारबद्ध किया, शुक्र नीति सार। लेकिन वह एक महत्वपूर्ण रचना है जिससे हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं की परंपराओं की जानकारी मिलती है। माना जाता है कि वह महाभारत पूर्व की रचना रही है। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास आता है, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक दर्शन आता है, जो मुगल और अन्य संप्रदाय भारत में आए, जो अन्य राजनीतिक व्यवस्थाएं भारत में आई, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं के काल में किस तरह की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था थी, उसकी जानकारी हमें मुख्यतः दो बड़े लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त होती है। एक जियाउद्दीन बर्नी और दूसरा अबुल फजल। इन्हें हम पढ़ते हैं भारतीय राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत। फिर आधुनिक भारतीय राजनीतिक दर्शन पर अगर हम आए, तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक दर्शन का आरंभ 19वीं शताब्दी के अंदर हम मान सकते हैं। नवजागरण होता है और नवजागरण के प्रतिनिधि विचारकों से आधुनिक भारतीय राजनीतिक दर्शन का आरंभ हम देखते हैं। ये नवजागरण का जो प्रतिनिधि विचारक हैं वो तीन मुख्यतः हैं: राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे। एक बार पुनः मित्रों, मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इसमें से कई विचारक आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कंटिन्यूटी को समझने के लिए हमें इन जो बाकी विचारक है इनके बारे में भी जानकारी रहनी आवश्यक है। तो हम भले ही राजा राम मोहन राय हर जगह सिलेबस का पार्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे कहीं कहीं सिलेबस का पार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आप राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महादेव गोविंद रानडे जो महाराष्ट्र में सुधारवादी आंदोलन हुआ, नवजागरण जो हुआ, तो उसके बड़े प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आते हैं। जबकि बंगाल में जो पूरा एक नवजागरण हुआ उसके प्रतिनिधि राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जगन्नाथ ठाकुर, ये सब माने जाते हैं। तो इन तीन प्रतिनिधि विचारकों को हम पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक दर्शन के आरंभ में। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ एक उदारवादी विचारकों का धड़ा हमारे बीच में आता है, जिसमें प्रमुख रूप से हम दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ते हैं। फिर एक दौर आता है आर्य समाज की स्थापना के बाद हिंदू पुनरुत्थानवाद का, जिसको चरमपंथी भी कहा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में वो पूरा एक ऐसा ऐसा युग है या ऐसे विचारकों का समूह है जो मुख्यतः हिंदू पुनरुत्थानवाद की बात करते हैं। और वे बैक टू पास्ट, पूर्व हमारा जो इतिहास है, जो मध्यकाल से पूर्व का जो भारत है, उसके उसकी पुनर्स्थापना की बात करते हैं। या उदारवादी विचारकों को आप पढ़ेंगे तो उदारवादी विचारकों में मुख्य बात ये थी, क्योंकि एक बदलाव का दौर चल रहा है अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारतीय समाज पश्चिम के संपर्क में आता है, और भारतीय समाज में पश्चिम की तरह बदलाव की बातें होने लगती है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी मूल्यों की बात भारतीय समाज में होने लगती है, आजादी की बात होने लगती है। तो उस दौर में दो तरह के विचार मुख्य रूप से आप देखेंगे। एक विचार वो विचार है जो पश्चिम के रास्ते से भारतीय समाज में सुधार की बात करता है, वह उदारवाद का विचार। दूसरी तरफ एक ऐसा विचार है जो ये मानता है कि भारतीय समाज में जो कुछ भी गलत हुआ है या जो कुछ भी रूढ़ियां या आ गई हैं, वो मध्यकाल की देन है,
उससे पहले जो भारत का समाज था वो बहुत अच्छा समाज था, श्रेष्ठ समाज था। तो हमें जरूरत ये है कि हम भारतीय समाज को अगर सुधारना चाहते हैं तो हमें उस पुराने भारतीय समाज की पुनर्स्थापना करनी होगी, यानी हिंदू पुनरुत्थानवाद की बात इन विचारकों ने करना शुरू की। और इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, विनायक दामोदर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, ये विचारक मुख्य रूप से सम्मिलित किए जा सकते हैं। उसके बाद मुस्लिम, जैसे हिंदू पुनरुत्थानवाद की बात हुई, वैसे ही मुस्लिमों में भी सुधारवादी कई विचारक आए जिन्होंने मुस्लिम पुनरुत्थानवाद और मुस्लिमों के हकों की बात की। और उसमें सर सैयद अहमद खान, बाद में चलकर मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, इनको हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इन दोनों ही चरम जो विचार हैं, जिसमें एक पूरा पश्चिम के जरिए भारत में सुधार लाने की बात करने वाला विचार है, और एक वो विचार है जो पूरी तरह से प्राचीन भारतीय समाज को पुनर्स्थापित करने की बात करता है। इन दोनों ही विचारों के बीच में समन्वय का काम कुछ समन्वयवादी विचारक करते हैं, जिसमें मैं मैं नहीं कहता कि बाकी किताबों या बाकी लेखक क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये तीन विचारक इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं: स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, जो मुख्यतः मनुष्यता की स्थापना की बात भारतीय समाज में करते हैं। उसके बाद समाजवाद का एक विचार हमारे सामने आता है, जो निश्चित रूप से पश्चिम में जो समाजवाद का पूरा विचार आया है, चाहे वह रूस में आया हो या फिर फेबियन सोशलिज्म के रूप में जो ब्रिटेन में आया हो, उस सारे समाजवाद की जो चर्चा विश्व स्तर पर 20वीं शताब्दी के अंदर हो रही थी, उस विचार से प्रभावित समाजवादी विचारकों का एक पूरा धड़ा भारतीय राजनीतिक दर्शन में हम देखते हैं। और उनमें प्रमुख विचारक है मानवेंद्र नाथ रॉय, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन इनका मूल स्वर जो है वो कहीं ना कहीं समाजवाद के दर्शन का है। फिर अंत में वो विचारक आ जाते हैं जो आजादी के बाद, खासकर आजादी के दौर में सामाजिक पुनरुत्थानवाद की बात कर रहे थे, जो जाति को लेकर के, लिंग के विषयों को लेकर के बड़े सजग रूप से विचार कर रहे थे। उन विचारकों में ज्योतिबा फुले, पंडित रमाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ईवी रामास्वामी नायकर, ये जिसे हम पेरियार भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण विचारक हैं जो हमारे बीच में आते हैं। तो इन मित्रों, इन सब दार्शनिकों को हम पढ़े, पूरा प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन, फिर मध्यकाल में जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल, और उसके बाद जो आधुनिक दर्शन आया है जिसमें नवजागरण के विचारक है, उदारवाद का एक धड़ा है, चरमपंथियों का एक धड़ा है, हिंदू और मुस्लिम पुनरुत्थानवादियों का एक धड़ा है, फिर गांधी के रूप में समन्वयवाद की पूरी एक धारा है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं जिसमें सामाजिक पुनरुत्थानवादी विचारक हैं, समाजवादी विचारक हैं। इन सब विचारकों को पढ़ने से हमें पूरे अब तक का जो भारतीय राजनीतिक दर्शन रहा है, वो भारतीय राजनीतिक दर्शन हमें समझ में आता है। अब आपके सामने प्रश्न है कि आप इन सब विचारकों को कहाँ से पढ़े। मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मुझे सबसे अच्छी जो किताब लगती है, जो मैं सभी विद्यार्थियों को सजेस्ट करता हूँ, जो इस पूरे भारतीय राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए हमें पढ़नी चाहिए, वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट वी आर मेहता साहब की है। हिंदी में भी उनकी किताब है, भारतीय राजनीतिक दर्शन के आधार, एक व्याख्या। तो आपका मीडियम अगर इंग्लिश है तो आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट थॉट पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भी ये किताब फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट हिंदी में जो है मौजूद है, तो उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्राचीन भारत की जो राजनीतिक विचार और संस्थाएं हैं, जो हमने अभी चर्चा की, रामायण हो, महाभारत हो, या उससे पूर्व के स्मृति काल के ग्रंथ हो,
इन सब को, इन सब के विकास को अगर आप बहुत ढंग से समझना चाहते हैं तो ये किताब रामशरण शर्मा की है, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, जिसे पढ़ा जा सकता है। इसके बाद एक और अच्छी किताब जो हिंदी में है और जो अंग्रेजी में भी मौजूद है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, डॉक्टर बीपी वर्मा सर की किताब है। ये बहुत अच्छी किताब है अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वी आर मेहता साहब की जो किताब है वो थोड़ी संक्षेप में है। अगर उसी चीज को आप बहुत डिटेल में और विचार से पढ़ना चाहते हैं तो आप डॉक्टर बीपी वर्मा को पढ़ सकते हैं। हाल ही में पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी किताब देखने में आई है जो मेरे को बहुत अच्छी लगी है। वह है अजय कुमार और इस्लाम अली की भारतीय राजनीतिक चिंतन, संकल्पनाएं एवं विचारक, एडुकेट बुक है, बहुत अच्छी किताब है। इससे भी आप भारतीय राजनीतिक विचारकों को समझ सकते हैं, नए परिप्रेक्ष्य में विचारकों को समझ पाए। एक किताब रुचि त्यागी द्वारा संपादित है, भारतीय राजनीतिक चिंतन, प्रमुख अवधारणाएं चिंतन, जो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित है। ये भी एक अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर कोई अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहें तो एन जयपालन की किताब है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इसी तरह एमपी सिंह और हिमांशु रॉय की किताब है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, थीम्स एंड थिंकर्स। और एक विद्युत चक्रवर्ती की किताब है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये आप पढ़ सकते हैं। एक किताब और जो है वो भारतीय राजनीतिक विचारक बीएम शर्मा सर, आदरणीय हमारे सबके आदरणीय गुरु डॉक्टर बीएम शर्मा साहब की द्वारा संपादित किताब है, भारतीय राजनीतिक विचारक। ये एक अच्छी किताब है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से एक बहुत ही अच्छी किताब निकली हुई है, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर की। ये भी एक बढ़िया किताब है, ओम प्रकाश रावत की भारतीय राजनीतिक विचार। ये अब मैं कई सारी किताबें हैं और भी कई किताबें आपको बाजार में मिल सकती हैं, लेकिन मुझे जो कुछ किताबें ठीक लगती है उसका ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा है। आप हर किताब नहीं पढ़ सकते, आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इनमें से पढ़ना चाहिए। मैंने सारी किताबें इसलिए दी कि जब आपके पास समय हो और डिटेल में पढ़ना चाहें तो सब किताबों को देखने का प्रयास करें। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से अगर आप चाहें तो आप वी आर मेहता सर और बीपी वर्मा सर की किताब को जरूर पढ़ें। ये दोनों किताबें आपको बहुत मदद करेंगी भारतीय राजनीतिक विचारकों को समझने में। आपको इनकी भाषा अगर शुरुआत में कठिन लग सकती है तो आप बेस बुक के रूप में पहले ओम प्रकाश राभा को पढ़ सकते हैं, उसके बाद बीपी वर्मा वी आर मेहता सर की किताब को पढ़ें। मैं फिर एक बार कहूँगा कि मेहता सर की किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कई सजेशंस भी आए हैं, कई विद्यार्थी संपर्क भी कर रहे हैं। अगर आप कोई अच्छा लग रहा है तो आप इन वीडियोस को और आगे बढ़ाएं, ये मेरा निवेदन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, हमारा विषय विद्यार्थियों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस विषय के अंदर रुचि ले, इसको समझने का प्रयास करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।